हेलो एवरीवन। आज हम क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर। इस चैप्टर में बेसिकली हम जो अर्थ का इंटीरियर पोर्शन है उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, और रॉक्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो अर्थ में जो लेयर्स हैं, परतें हैं, उनको देखेंगे। देखो, जो अपनी अर्थ है उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। ओके, जैसे अनियंस के अंदर जो बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उसी तरह से अपनी अर्थ में भी लेयर्स बनी हुई हैं। लेकिन जो लेयर्स हैं वो मेनली 3 प्रकार के हैं, और जो बाकी लेयर है उनके सब डिविजन्स हैं, मतलब इनके भाग हैं। तो 3 लेयर कौन कौन सी है? सबसे ऊपर आती है क्रस्ट, फिर आती है मेंटल, और फिर आती है कोर। क्रस्ट को क्या बोलते हैं? पपड़ी या फिर भूप्रपटी। देखो, अगर मैं अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर की बात करूं, अपर मोस्ट लेयर की बात करूं, तो कौन सी है? क्रस्ट है, भूप्रपटी है। ओके, और ये जो क्रस्ट है ये क्या सबसे थिनेस्ट भी है, सबसे पतली भी है साइज के अंदर। देखो यहाँ पे जो क्रस्ट है, क्रस्ट का कौन सा पोर्शन है? ये जो ब्लैक पोर्शन है, ये क्या है? ये क्रस्ट आती है, पूरा इतना सा क्रस्ट है अपना। ओके, देखो ये साइज में इतनी सी है। बाकी देखो, अगर जैसे मेंटल की बात करूँ तो यहाँ तक मेंटल है, और नीचे पूरा पूरा कोर आ जाता है यहाँ तक का। ठीक है, तो अगर साइज में देखें तो सबसे कम किसकी साइज है? क्रस्ट के। और अगर मैं जैसे स्पेसिफिकली किलोमीटर की बात करूँ, तो ये भी क्या, ये जो क्रस्ट है अलग अलग है, मतलब ओशियंस के नीचे इसकी साइज़ अलग है, और कॉन्टिनेंट्स के नीचे इसकी साइज़ अलग है। अगर मैं जो ओशियंस जो क्रस्ट है उसकी बात करूँ, मतलब महाद्वीपीय जो सॉरी महासागरीय जो भूभाग है, मतलब महासागर के नीचे जो क्रस्ट का पोर्शन है, केवल केवल क्रस्ट का, वो कितना है? 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और यही चीज़ में अगर अपने जो कॉन्टिनेंट्स है, महाद्वीप के नीचे जो भूभाग है, जो क्रस्ट का पोर्शन है, उसका कितना है? वो कितना तक फैला हुआ है? 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लेकिन ये देखो, कॉन्टिनेंट्स में भी अलग अलग है। अगर मैं माउंटेनियस रीजन की बात करूँ, स्पेशली मैं हिमालय की बात करूँ, तो वहाँ पे जो क्रस्ट का पोर्शन है, क्रस्ट कहाँ कितने 70 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है वहाँ पे। ओके, देखो इसमें एक चीज़ और है कि जो क्रस्ट में जो मिनरल्स है, मतलब क्रस्ट के अंदर जो खनिज लवण है, उसमें सबसे बड़ा पोर्शन किसका है? सियाल का है। सियाल मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ये 2 सबसे बड़े पोर्शन है। मिनरल्स पाए जाते हैं किसमें? क्रस्ट में। कौन से? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, महाद्वीपीय भूभाग में। जबकि जो ओशियनिक जो क्रस्ट है, मतलब महासागरीय जो भूभाग है, उसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन है मिनरल्स का, वो किसका है? सीमा का, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ओके, तो ये सारी चीज़ें आ गई क्रस्ट के अंदर। अब हम देखेंगे मेंटल। देखो, अगर मेंटल की डेप्थ की बात करें तो कितनी है? 2900, 2900 किलोमीटर। देखो यहाँ पे, इसमें देखो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से जितना शुरू हो रहा है उतना कहाँ तक फैला हुआ है? इतना फैला हुआ है। तो ये कितना है? 2900 किलोमीटर तक है। ओके, क्या? मेंटल। ओके, अगर मैं लिथोस्फेयर की बात करूँ तो देखो, लिथोस्फेयर जैसे मैंने ऑलरेडी बताया पिछले क्लासेस के चैप्टर्स में, कि लिथोस्फेयर क्या होता है? क्रस्ट प्लस एस्थेनोस्फेयर के ऊपर का जो मेंटल का पार्ट है। देखो मेंटल कितना था? मेंटल है यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा, और इसके नीचे का पूरा हिस्सा, यहाँ तक पूरा मेंटल है इतना। ओके, जो लिथोस्फेयर क्या आएगा? लिथोस्फेयर में क्रस्ट तो आएगा ही, इसके साथ साथ में जो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर का जो सॉलिड पार्ट है, ये किस में आता है? लिथोस्फेयर में आता है। तो लिथोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक कितना तक फैला हुआ है? 200 किलोमीटर तक। तो लिथोस्फेयर कितना फैला हुआ है? 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओके, मतलब ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी है? 200 किलोमीटर है। फिर आता है एस्थेनोस्फेयर। ओके, एस्थेनोस्फेयर देखो, एस्थेनो का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है वीक। वीक मतलब, अगर जैसे ये वाला ऊपर वाला पोर्शन देखिए, इतना ऊपर वाला पोर्शन देखे, तो ये क्या है? ये सॉलिड है। ओके, लेकिन ये जो एस्थेनोस्फेयर है, ये क्या? सेमी सॉलिड है, मतलब ये थोड़ा मतलब मोल्टन है, पिघला हुआ है, तो इसको इस वजह से वीक बोला गया है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है? मैग्मा भरा हुआ कहाँ पे? पूरे एस्थेनोस्फेयर में। ओके, तो एस्थेनोस्फेयर कहाँ तक फैला हुआ है? अगर मैं पूरे यहाँ से पूरा ऊपर तक की बात करूँ तो ये कितना है? 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और अगर एस्थेनोस्फेयर ओनली की बात करूँ तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पूरा ओनली एस्थेनोस्फेयर, तो वो कितना है? 200 से 400 किलोमीटर तक का फैला हुआ है। ओके, अप्रोक्सीमेटली। तो ये सारी चीज़ें किस में थी? एस्थेनोस्फेयर में। हाँ, एक और चीज़ देखो, एस्थेनो जैसे मैंने ऊपर बताया, जो क्रस्ट में ओशियनिक जो मिनरल्स थे वो क्या क्या थे? यहाँ तक तो सियाल था, इसमें जो कॉन्टिनेंटल है उसमें तो सियाल था, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। जो ओशियनिक क्रस्ट थी उसमें क्या था? सीमा था, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। यही सिमिलरली को इस मेंटल के अंदर आता है। मेंटल के अंदर अगर मैं जो मिनरल्स है उनकी बात करूँ तो क्या आता है? सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ये दोनों में सेम होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मेंटल में थी। अब हम देखेंगे कोर को।
अगर मैं अर्थ की इनर मोस्ट लेयर की बात करूँ, पृथ्वी की जो सबसे भीतरी परत है उसकी बात करूँ तो कौन सी है, कोर है। और उसकी थिकनेस कितनी है, 3500 किलोमीटर। देखो थिकनेस का क्या मतलब है कि यहाँ से लेकर ये जो इतनी है, ये कितनी है, 3500 किलोमीटर है। ओके, तो सबसे ज़्यादा थिकनेस कौन सी लेयर की हुई, कोर की। सबसे मोटी परत कौन सी है, कोर है। फिर उसके बाद में मेंटल कितना है, मेंटल है 2900 किलोमीटर तक का फैला हुआ है। ओके, और सबसे कम किसकी है, सबसे थिनेस्ट कौन सी है, ये जो क्रस्ट है वो कितनी है, 100 किलोमीटर तक, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तक। ये इतना है नहीं, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेटली इतना लिख रखा है। और अगर मैं लिथोस्फेयर की बात करूँ तो लिथोस्फेयर कहाँ तक फैला हुआ है, 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है लिथोस्फेयर, यहाँ से क्रस्ट से 200 किलोमीटर। और एस्थेनोस्फेयर की बात करूँ मैं, एस्थेनोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक का फैला हुआ है, 200 से 400 किलोमीटर तक का एस्थेनोस्फेयर फैला हुआ है। ओके, अब देखो जो मिनरल्स की बात करूँ, देखो जो कोर का जो मिनरल है उसमें कौन कौन से आते हैं, निकल प्लस फेरस, नीफे, NIFE, निकल प्लस फेरस। फेरस मतलब आयरन, आयरन को फेरस बोलते हैं। ओके, तो दो कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स हो गए, निकल प्लस फेरस। अगर मैं मेंटल की बात करूँ तो मेंटल में कौन कौन से थे, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। सिमिलरली ओशन जो क्रस्ट थी उसमें क्या था, उसमें भी क्या था, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी उसमें क्या था, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ओके, तो ये सारी चीज़ें के आगे मिनरल्स के आगे। अब देखो जो कोर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इनर कोर और आउटर कोर में। क्यों, क्योंकि जो आउटर कोर का हिस्सा है ना, ये क्या, ये मोल्टन स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है, यहाँ पे मैग्मा भरा हुआ है, इस वजह से इसको आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइड कर रखा है। ओके, ये तो बात हो गई अर्थ की लेयर्स की। अब हम देखेंगे डिसकंटिन्यूटीज, असंतता। सबसे पहले देखते हैं डिसकंटिन्यूटीज क्या होती हैं, असंतता क्या होती हैं। देखो दो चीज़ों के बीच में, दो लेयर्स के बीच में एक लाइन खींच देना, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटीज, असंतता बोलते हैं। तो बस ये लाइन खींच दी और उन लाइन को नाम दे दिया गया। ओके, तो टोटल कितनी लाइन थी, टोटल कितनी डिसकंटिन्यूटीज थी, 5। कौन कौन सी, CM, देखो CM कौन बने, राहुल गांधी, मतलब वो PM तो बने नहीं, लेकिन CM बन गए। और बनाए किसने, लेहमन ने। ओके, C का मतलब कॉनराड, M का मतलब मोहो, R का मतलब रेपेट्टी, G का मतलब गुटेनबर्ग और L का मतलब लेहमन। तो ये सारे कितने आ गए, 5 आ गए। अब देखो सबसे पहले कॉनराड किसके बीच में, जो ओशियनिक जो क्रस्ट है उसको और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसको जो डिफ्रेंशिएट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ओके, या फिर इसको अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो अलग करती है उसको बोलते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। फिर आती है मोहो। अब देखो ये तो है क्रस्ट, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पोर्शन है, ये क्या है, ये है अपर मेंटल। तो देखो दो चीज़ें हैं, मोहो किसको अलग करता है, मोहो जो लाइन है वो किसको अलग करती है, वो करती है क्रस्ट को मेंटल से, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो क्रस्ट को अपर मेंटल से भी अलग करती है। ओके, तो ये चीज़ों की मोह के बारे में। अब आते हैं रेपेट्टी। देखो रेपेट्टी क्या है, ये तो आउटर मेंटल है और ये क्या, लोअर मेंटल है, इनर मेंटल है। ओके, तो जो रेपेट्टी होती है किसको अलग करती है, ये अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करती है। ओके, फिर आता है गुटेनबर्ग। देखो गुटेनबर्ग ये तो मेंटल हो गया, ये वाला हिस्सा ऊपर वाला, और ये वाला कौन सा हो गया, कोर हिस्सा हो गया। ठीक है, तो ये वाली लाइन कौन सी होगी, गुटेनबर्ग। तो इसको किस को अलग करती है, ये करती है मेंटल को कोर से अलग करती है। ओके, लेकिन मेंटल में कौन सी मेंटल, अगर मैं बोलूँ तो ये लोअर मेंटल है, तो लोअर मेंटल को किससे, अपर कोर से अलग करती है। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई, लोअर मेंटल को अपर कोर से अलग करती है, या फिर मेंटल को कोर से अलग करती है, कौन, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। फिर आती है लेहमन। देखो लेहमन डिसकंटिन्यूटी किसको अलग करती है, ये है आउटर कोर और ये है इनर कोर। तो आउटर कोर और इनर कोर को जो लाइन अलग करती है उसको क्या बोलते हैं, लेहमन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो ये सारी आ गई डिसकंटिन्यूटीज़ के बारे में। अब देखो इनमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो अपनी जो लेयर्स हैं उनके लिए, वॉल्यूम और मास को लेकर। ये मैं क्रस्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ये मेंटल आ गया और फिर आगे कोर आ गई अंदर। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो क्रस्ट का पूरे, अगर अर्थ का 100% वॉल्यूम है तो क्रस्ट का जो वॉल्यूम है वो कितना है, लेस देन 1% है, ऑलमोस्ट 1% बट लेस देन ही है। ओके, और मेंटल की बात करूं तो मेंटल का कितना है, 84% है वॉल्यूम। और कोर का बचा कितना, कोर का बचा 15% वॉल्यूम किसका है, कोर का है पूरे अर्थ में से। सिमिलरली अगर मास को मैं 100% मानूं तो जो क्रस्ट है उसका मास कितना होगा, लेस देन 1% होगा। ओके, और अगर मैं इसकी जो मेंटल है उसके मास की बात करूँ तो कितना है, 68% है टोटल मास का, और बचा कितना 31% किसका है, कोर का है। तो ये भी आपको याद रखना है,
क्योंकि एग्ज़ाम में इसका जो क्रस्ट का पूछ लिया था कि वो कौन सी लेयर है जिसका जो मास और वॉल्यूम लेस देन 1% है, तो वो क्या आएगा, क्रस्ट आएगा। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई इन लेयर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रॉक्स और मिनरल्स के बारे में। देखो अपनी जो अर्थ क्रस्ट है वो किसकी बनी है, रॉक्स की बनी है, चट्टानों की बनी है। और ये रॉक्स क्या होते हैं, ये मिनरल मैटर होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। तो इसकी रॉक की डेफिनेशन क्या होगी कि वो खनिज पदार्थ जो अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं, रॉक, चट्टान बोलते हैं। ओके, तो देखो जो स्टडी है रॉक की स्टडी, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि रॉक की स्टडी को क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, और जो रॉक्स है वो 3 टाइप की हैं। कौन कौन सी, इग्नियस रॉक जिसको हिंदी में आग्नेय चट्टान बोलते हैं, फिर आता है सेडिमेंट्री रॉक जिसको हिंदी में अवसादी चट्टान बोलते हैं, और थर्ड आता है मेटामॉर्फिक रॉक, इनको रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं। देखो इन तीनों के एक एक नाम हो रहा है, क्या, इसको बोलते हैं प्राइमरी रॉक, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रॉक, फिर इसको बोलते हैं टर्शियरी रॉक। प्राथमिक चट्टान, द्वितीयक चट्टान और तृतीयक चट्टान। ओके, तो ये इन सब के नाम आ गए। सबसे पहले हम देखेंगे इग्नियस रॉक को। देखो सबसे पहले हम इग्नियस रॉक जिसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं उसका फॉर्मेशन देखते हैं कि बनती कैसे है। देखो ये है मैग्मा, एस्थेनोस्फेयर है जहाँ पे मैग्मा भरा हुआ है। ओके, अब ये मैग्मा किसी एक वेंट मतलब जो रास्ता होता है जहाँ से मैग्मा निकलता है उसको वेंट बोलते हैं, नाली जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये मैग्मा निकला बाहर, ये अर्थ की सरफेस है, और ये अर्थ की सरफेस से वोल्केनो के थ्रू यहाँ पे आके जमा हो गया, ये एक मैग्मा जमा हो गया। और ये जब कूल डाउन हुआ तो एक रॉक का फॉर्मेशन बना, चट्टान बनी। उस रॉक को क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। तो इग्नियस रॉक कैसे बनती है, जब लावा अर्थ के अंदर से बाहर निकलकर जब जमा होता है और उससे जो रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। देखो ये 2 टाइप की होती है इग्नियस रॉक, कौन कौन सी, एक तो एक्सट्रूसिव और एक इंट्रूसिव। ओके, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव क्या क्या होती हैं, देखो एक तो अर्थ का जो लावा है वो वेंट के थ्रू बाहर निकल गया, अर्थ की सरफेस पे आ गया। लेकिन एक यही लावा अगर अर्थ के किसी और अर्थ में ही जाके यहाँ पे जमा हो गया, ओके, यहाँ पे ठंडा हो गया, तो जहाँ से ये जिस ठंडा होने से जो रॉक का फॉर्मेशन हो उसको क्या बोले, इंट्रूसिव। अर्थ के अंदर ही जो रॉक का फॉर्मेशन हुआ उसको इंट्रूसिव, और जो अर्थ के बाहर अर्थ की सरफेस पे जाके जो रॉक का फॉर्मेशन है उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो ये लावा है ये लावा यहाँ पे ठंडा होगा, ओके, और ये लावा भी ठंडा होगा। तो देखो सबसे जल्दी ठंडा कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है ये वाला ठंडा होगा, क्योंकि जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो कूल है, कंपेयर किसके, इसके कंपेरिजन में, क्योंकि अर्थ के अंदर है, अर्थ तो वैसे गर्म है अंदर से, तो ये भी गर्म है, और अर्थ का इसके आसपास का इन्वायरमेंट भी गर्म है। तो ये वाला जो लावा है ये धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे ठंडा होगा। इस वजह से इसके जो पार्टिकल्स है, जो कण हैं इस चट्टान के, वो क्या कैसे रहेंगे, मोटे रहेंगे। ओके, और जो एक्सट्रूसिव है ये क्या होगी, जल्दी ठंडी होगी, और जल्दी ठंडी होने की वजह से यहाँ इसके जो कणों कैसे होंगे, फाइन होंगे, बहुत पतले होंगे, छोटे होंगे। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव में। देखो इसका एग्जांपल की बात करूँ तो बसाल्ट एक एग्जांपल है, बसाल्ट रॉक। अगर इसको देखो तो कहाँ पर मिलता है, डेक्कन प्लेट्यू में। जो डेक्कन प्लेट्यू है अपने अर्थ में जो ट्रायंगुलर शेप में नीचे जो सदर्न एरिया है अपने इंडिया का, वहाँ पर है ये डेक्कन प्लेट्यू। और ये जो बसाल्ट है उसमें जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, ब्लैक सॉइल होती है। ओके, और अगर इसका एग्जांपल देखूं तो ये एग्जांपल है ग्रेनाइट का। इसमें ग्रेनाइट जैसी रॉक पाई जाती है और वो अर्थ के अंदर ही पाई जाती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आ गई किसमें, इग्नियस रॉक के अंदर। अब देखो इसमें इसके एग्जांपल और देखें, इसके एग्जांपल है ग्रेनाइट, गैब्रो, पैगमेटाइट और बसाल्ट। ये एग्जांपल एग्जाम में आ चुके हैं, और 1-2 एग्जांपल किस में दे रखे थे, NCERTs में दे रखे थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, इनको याद रखना है। अब देखो 2 चीज़ें एग्जाम में, एक चीज़ पूछी गई थी एग्जाम में, बैथोलिथ। ठीक है, बैथोलिथ से रिलेटेड एक लेकोलिथ है, ये एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो बैथोलिथ और लेकोलिथ होता क्या है, जैसे मैंने बताया इंट्रूसिव क्या होती है, इंट्रूसिव होती है जो अर्थ के अंदर ही जो रॉक का फॉर्मेशन होता है लावा से, उसको इंट्रूसिव बोलते हैं। देखो बैथोलिथ क्या होता है, बैथोलिथ वही इंट्रूसिव रॉक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है जो अर्थ के अंदर ही क्या होती है, फॉर्म होती है। अब देखो जो इग्नियस रॉक है वो एक ही फॉर्म, इसकी कोई लेयर नहीं होती इसके अंदर, ये बिल्कुल एक ही प्रकार की रॉक होती है। ओके, ये इग्नियस रॉक। जबकि जो सेडिमेंट्री रॉक होती है वो लेयर्स में बनी होती है, अलग अलग लेयर्स में बनी होती हैं। अभी आगे बताऊंगा लेयर्स में कैसे बनी होती हैं। तो यही बैथोलिथ जब एक अर्थ जो सेडिमेंट्री रॉक की एक लेयर बन जाए, देखो यहाँ पे देखो ये लेयर्स बनी हुई है, ओके, और यहाँ पे जो ये जो मैग्मा है यहाँ पे जाके ठंडा हो गया, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ये जो लावा है जमा हो गया और यहाँ पे ठंडा हो गया, तो इस रॉक को क्या बोलेंगे, लेकोलिथ बोलेंगे। ओके,
तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया किसमें, लेकोलिथ और बैथोलिथ में। अब देख, तो अब एक और एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो वो कौन सी रॉक है जो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, मतलब पानी के ऊपर जो तैरती है, उसको क्या बोलते हैं, प्यूमाइस बोलते हैं। अब देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन गूगल ट्रांसलेटर पे इसको झामा बोला गया है। ओके, तो ये एक वॉल्केनिक रॉक है, इसमें पोरस होते हैं, मतलब बहुत सारे छेद होते हैं इस रॉक के अंदर, इसी वजह से ये पानी में तैर पाती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आ गई इग्नियस रॉक के अंदर। अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक की। देखो सबसे पहले इसमें देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसा होता है। देखो दो रॉक्स हैं, दो रॉक्स या तो आपस में टकरा के, या फिर ये जब रॉक लुढ़कती हैं या फिर हवा की वजह से लुढ़कती हैं, फिर इनमें किसी वजह से क्रैक आ जाता है, तो ये रॉक्स क्या होती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। ओके, और ये जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। जो रॉक जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई उसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स। अब ये सेडिमेंट्स हवा की वजह से और पानी की वजह से क्या होता है, इकट्ठे होने लगते हैं। जैसे यहाँ पे सेडिमेंट्स हैं, ये हवा की वजह से यहाँ पे आ गए और पानी की वजह से इधर नीचे आके इकट्ठे होने लग गए। अब ये इकट्ठे हो रहे हैं तो इनकी क्या लेयर बन गई, इधर देखो यहाँ पे एक ये जो लेयर बनी यहाँ पे, और इसके बाद में दूसरे रॉक के जो पार्टिकल्स है यहाँ पे आके फिर जमा होने लग गए, और वो क्या यहाँ पे एक दूसरी लेयर बना दी। सिमिलरली दूसरे रॉक के लेयर, दूसरी रॉक आई और यहाँ पे आके यहाँ पे क्या होने लगे, यहाँ जमा होने लगे, तो ये कौन सी होगी, थर्ड लेयर बनी। सिमिलरली ऐसे रॉक बनती गई, कुछ इन रॉक्स के अंदर जैसे कोई डेड एनिमल आके यहाँ पे आ गया तो उसके फॉसिल्स मिल गए, या फिर प्लांट्स आ गए यहाँ पे बिल्कुल डेड हो गए तो उनके फॉसिल्स मिल गए। ओके, तो इनके डेड एनिमल के फॉसिल्स भी इन लेयर्स में मिलता है। तो देखो एक टर्म है लिथिफिकेशन। देखो लिथिफिकेशन क्या होता है कि कॉम्पैक्शन से, देखो यहाँ पे ये रॉक्स बनी, ओके, ये रॉक्स आई, छोटे छोटे पार्टिकल्स आए, और ये धीरे धीरे जब इन पे प्रेशर पड़ा और ये कॉम्पैक्ट हुए तो एक लेयर का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो लेयर का फॉर्मेशन होता है कैसे, कॉम्पैक्शन से और हार्ड, मतलब हार्ड होने से, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन बोलते हैं। लिथिफिकेशन क्या होता है, लेयर का बनना होता है। इस जो सेडिमेंट्री रॉक का जो लेयर का बनना होता है उसको क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन बोलते हैं। ओके, इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं और ये लेयर्स में बनती है। देखो किस तरह से, यहाँ पे देखो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो लेयर्स के फॉर्मेशन में बनी हुई हैं। ओके, जैसे मैंने बताया इसमें फॉसिल्स भी मिलते हैं। अब देखो इनके एग्जांपल्स की बात करूँ तो सैंडस्टोन हो गया, शेल हो गया, लोएस हो गया, ब्रेकिया हो गया, ये टीलाइट हो गया, बोरेक्स हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं। कुछ एग्जांपल्स इसमें से एनसीईआरटीज़ में थे और कुछ एग्जाम में पूछे गए थे, तो इसलिए सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, ये दो चीज़ें और एग्जाम में पूछी गई थी, कौन कौन सी, जो सैंडस्टोन है वो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव कहाँ मिली, मेघालय में मिली। मेघालय की कौन सी जगह पे, क्रेमपुरी में। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये याद रखना है, क्रेमपुरी। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक्स किसको बोलते हैं, उसका नाम क्या है, लाइमस्टोन। ओके, इसको बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डेड ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स मिलते हैं। ओके, ये जो मरे हुए जो जीव हैं, एनिमल्स हैं, वो इन रॉक्स में मिलते हैं लाइमस्टोन में, इस वजह से इसको बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ओके, अब देखो जो इग्नियस रॉक और जो सेडिमेंट्री रॉक है उनमें बेसिक डिफरेंस बताता हूँ। देखो सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स मिलते हैं, ये जीवाश्म में मिलते हैं, ये अभी मैंने बताया, जबकि इग्नियस रॉक में नहीं मिलते हैं। और ये जो इग्नियस रॉक है बिल्कुल हार्ड होती है, होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस मतलब एक ही टाइप की चीज़ों से बनी होती है, सहजाती होती है। जबकि ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ये अलग अलग चीज़ों से बनी होती हैं, या फिर अलग अलग रॉक से भी बनी हो सकती हैं, या अलग अलग टाइप के मिनरल से, या फिर जैसे लेयर्स की फॉर्मेशन में होती हैं। और ये क्या होती है, लाइट होती हैं। अब देखो ये जो सेडिमेंट्री रॉक है वो मतलब कि इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्टेड नहीं होती हैं, इसी वजह से ये लाइट होती हैं। और ये जो इग्नियस रॉक है वो कॉम्पैक्ट होती हैं बिल्कुल। देखो इस तरह से ये इग्नियस रॉक है, ये देखो बिल्कुल होमोजीनियस है, एक ही टाइप की मिनरल्स, एक ही टाइप की रॉक है ये पूरी। जबकि देखो ये सेडिमेंट्री रॉक, ये क्या, ये लेयर्स की फॉर्मेशन में है, देखो लेयर्स बनी हुई हैं, तो ये क्या है, ये सेडिमेंट्री रॉक है। ओके, अब देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, जिनको रूपांतरित चट्टान भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। देखो ये कैसे बनती हैं, जब इग्नियस रॉक और या फिर जो सेडिमेंट्री रॉक है, ये इनमें जब ग्रेड इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हीट या फिर प्रेशर पड़े तो किस में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है। सिमिलरली जब सेडिमेंट्री रॉक पे बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़े तो किस में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है। ओके, तो इसी वजह से इसको टर्शियरी रॉक बोलते हैं और इग्नियस को प्राइमरी रॉक बोलते हैं। और क्योंकि इसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्थ सरफेस से निकलती है, सबसे पहले प्राइमरी रॉक बनती है, फिर प्राइमरी रॉक टूट के क्या बनती है, सेडिमेंट्री बनती है, इसलिए इसको सेकेंडरी बोलते हैं।
और इन दोनों से क्या बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, तो इसको क्या बोलते हैं, टर्शरी, तृतीयक चट्टान बोलते हैं। ओके, और देखो इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जांपल क्या है कि क्ले क्या है, क्ले एक सेडिमेंट्री रॉक है, और क्ले किस में चेंज होती है, स्लेट में। कैसे चेंज होती है, जब इस पर बहुत ही ज़्यादा हीट या प्रेशर पड़ता है तो ये स्लेट में चेंज होती है। सिमिलरली जो लाइमस्टोन है वो किस में चेंज होता है, मार्बल में। लाइमस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। फिर होता है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट किस में चेंज होता है, ग्रेनाइट नाइस में चेंज होता है। ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ये जो ग्रेनाइट और किसका इग्नियस है, और ये मैंने क्या बताया, ये इंट्रूसिव है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। और ये सैंडस्टोन क्या है, सैंडस्टोन कौन सा है, सेडिमेंट्री रॉक है, और किस में कन्वर्ट होता है, क्वार्ट्जाइट में चेंज होता है, और ये मेटामॉर्फिक रॉक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आ गई रॉक्स के बारे में। अब देखेंगे रॉक साइकिल। देखो रॉक साइकिल क्या होता है, जब एक टाइप की रॉक, जैसे इग्नियस हो गई, ये सेडिमेंट्री हो गई, ये मेटामॉर्फिक हो गई, ये रॉक्स जब किसी सर्टेन कंडीशन में, कंडीशन में एक दूसरे में चेंज होती रहती है, ये इसमें चेंज होती है, ये इसमें चेंज होती है, ये वाली इसमें 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 होती है, तो एक साइकिल का फॉर्मेशन होता है। ये एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती रहती है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं। अब देखो ये कैसे चेंज होती है, मैं इधर दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले ये मैग्मा है। ओके, जब मैग्मा जब अर्थ के सरफेस के बाहर निकलकर कूल होता है तो क्या बनती है, इग्नियस रॉक बनती है। ओके, ये होगी इग्नियस रॉक। फिर होता है जब ये इग्नियस रॉक वेदरिंग या फिर इरोशन या फिर एक दूसरे से टकरा के, लुढ़क के, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। ओके, और यही सेडिमेंट्स जब कॉम्पैक्शन या सीमेंटेशन से क्या बनते हैं, एक रॉक का फॉर्म बनता है, तो लेयर की एक रॉक बनती है, उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ओके, और फिर यही सेडिमेंट्री रॉक जब इस पे हीट और प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। देखो ये तो एक साइकिल हो गई। अब देखो यहाँ पे ये मैग्मा कूल हुआ तो इग्नियस रॉक बनी, लेकिन यही इग्नियस रॉक अगर दोबारा से मेल्ट हो जाए तो क्या बनेगी, मैग्मा बनेगी। ओके, ये इधर से प्रोसेस नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे, देखो ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, सिमिलर जैसे यहाँ पे इग्नियस रॉक वेदरिंग से क्या बना, सेडिमेंट्स बने, तो ये सेडिमेंट्री रॉक भी तो वेदरिंग की वजह से या फिर इरोजन की वजह से या टूटने की वजह से सेडिमेंट्स में चेंज हो सकती है ना, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो सकती है ना। ओके, सिमिलरली जब इग्नियस रॉक पे एक सर्टेन हीट और प्रेशर लगे तो किस में चेंज होगी, मेटामॉर्फिक में चेंज होगी। और ये मेटामॉर्फिक रॉक अगर इसको मेल्ट करेंगे तो किस में चेंज होगा, मैग्मा में चेंज होगा। तो इस तरह से एक रॉक का साइकिल बनेगा, इसको रॉक साइकिल बोलते हैं। ओके, ये सिंपल सी चीज़ है, और यह चैप्टर में यही सारी चीज़ें थी, और ये चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू।